फ्लाइट 19 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक साथ गायब हो जाए. बोथ माई कंपासेस आर आउट. वी कांट फाइंड वेस्ट. एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज. इवन द ओशियन इज लुकिंग स्ट्रेंज. साइलेंस. एविडेंसेस, विटनेस और क्वेश्चंस. एक भी इंसान जिंदा या मुर्दा कोई नहीं. क्या मैरी सेलेस्टी वाकई में कर्स्ड थी? अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जहाज गायब हुए, जहां एरोप्लेन्स गायब हुए, एक्सपीरियंस्ड पायलट्स तक गायब हो गए और कुछ मामलों में तो कुछ लोग भी गायब हो गए, लेकिन उनका सामान नहीं मिला. इमेजिन कीजिए, आप एक जहाज पर चढ़ते हैं, डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ है, कॉफी अभी भी गर्म है, कैप्टन की डायरी खुली हुई है जिसे वो कुछ लिख रहे थे, लेकिन पूरे जहाज पर एक भी इंसान नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है? दशकों तक लाखों लोगों ने माना कि बर्मुडा ट्रायंगल धरती की सबसे रहस्यमयी जगह है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य ट्रायंगल नहीं है, बल्कि वो कहानी है जो हमें सुनाई गई है. हर मिस्ट्री 3 चीजें छोड़ती है: एविडेंसेस, विटनेस और क्वेश्चंस. बर्मुडा ट्रायंगल ये तीनों चीजें छोड़ता है, लेकिन आंसर एक भी नहीं. आज हम सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनेंगे, हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखेंगे, साइंटिस्ट की रिपोर्ट्स देखेंगे, एविडेंस अकाउंट्स देखेंगे और वीडियो के आखिर तक हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या बर्मुडा ट्रायंगल सच में मौत का जाल है या दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटिंग सक्सेस. शुरुआत करते हैं एक ऐसी घटना से जिसने इस मिस्ट्री को जन्म दिया, बल्कि कहें तो इसे अमर ही बना दिया. फ्लाइट 19 की कहानी. अगर 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक साथ गायब हो जाए तो आपको क्या लगता है, उनका मलबा कभी मिलेगा या नहीं? यही बात आज तक लाखों लोगों को परेशान करती है. 5 दिसंबर 1945 को फ्लोरिडा में दोपहर का समय था. आसमान बिल्कुल साफ था, समुद्र बहुत शांत था. रूटीन मिशन था, ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रही थी. कोई युद्ध नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, कोई खतरा भी नहीं था. उस दिन 5 TBM एवेंजर एयरक्राफ्ट 14 ट्रेन सर्विसमैन के साथ और उनके लीडर के साथ, लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर. मिशन आसान था, फ्लोरिडा से उड़ना था, प्रैक्टिस बॉम्बिंग करनी थी, टर्न लेना था और वापस आ जाना था. बस इतना ही. लेकिन 2 घंटे बाद ग्राउंड कंट्रोल के रेडियो पर एक आवाज आई: वी कांट फाइंड वेस्ट. एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज. इवन द ओशियन इज लुकिंग स्ट्रेंज. कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर को लगा शायद नेविगेशन का कुछ एरर है. उन्होंने डायरेक्शन देनी शुरू की, लेकिन कुछ मिनट बाद दूसरा मैसेज भी आया: बोथ माई कंपासेस आर आउट. और फिर स्टैटिक, शांति हो गई. कुछ नहीं, ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना कोई एक्सप्लोजन, ना कोई इमरजेंसी लैंडिंग, ना सर्वाइवर, ना कंफर्म रैकेज, कुछ भी नहीं, बस साइलेंस. लेकिन अगर आपको लगता है यही बर्मुडा ट्रायंगल का सबसे अजीब मामला है, तो नहीं, जरा कहानी शुरू होने दीजिए. वो कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि इस बार जहाज तो मिल गया, लेकिन इंसान नहीं मिले. ये कहानी है घोस्ट शिप की. समुद्र जो कभी कभी अपने राज सालों तक छुपा के रखता है. 19वीं सदी में अटलांटिक ओशियन में एक व्यापारी जहाज समुद्र में दिखाई देता है. दूर से सब कुछ सामान्य है, सेल्स ठीक, हल ठीक, कोई डैमेज भी नहीं. रेस्क्यू क्रू को भेजा जाता है, धीरे धीरे शिप पर चढ़ाया जाता है. पहला कदम में लकड़ी की चरमराहट की आवाज आती है, दूसरे कदम में पूरी खामोशी. कैप्टन का केबिन दिखाया जाता है, खुला हुआ था, नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह पे थे, किचन में खाना रखा हुआ था, टेबल सजी हुई थी, लेकिन जहाज पर एक भी इंसान नहीं था. न कैप्टन, न सेलर, न पैसेंजर. ऐसे लगता था जैसे कि अचानक समय रुक गया और इंसान सब गायब हो गए. यहीं से घोस्ट शिप की कहानियां दुनिया भर में फैलने लगी. लेकिन क्या ये बर्मुडा ट्रायंगल का पहला मामला था या कहानी कुछ और थी? उसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में देती हूँ, क्योंकि अब हम मिलने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जिसने 500 साल पहले वही चीज लिखी जिसकी चर्चा आज भी होती है. और हैरानी की बात है, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस. उन्होंने इतने सालों पहले ही इस बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में अपनी बुक में लिखा हुआ था, जो काफी अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन ये सच है. अब हम बात करते हैं मैरी सेलेस्टीन की डिटेल में. 5 दिसंबर 1872 को अटलांटिक ओशियन में ब्रिटिश ब्रिगेडेन डेल ग्रेटिया अपने सफर पर निकली हुई थी. पोर्टुगल के कोस्ट से करीब करीब 400 माइल दूर थी वो. अचानक से कैप्टन डेविड मूरहाउस को कुछ दिखा. एक शिप उनकी तरफ बढ़ रही थी, दूर से, धीरे धीरे, जैसे कोई भटकती हुई आत्मा. कैप्टन मूरहाउस ने सिग्नल भेजे, पर कोई रिप्लाई नहीं आया.
फिर से सिग्नल भेजे, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की बहुत कोशिश की, सब नाकाम। और फिर जब उनके क्रू मेंबर्स ने शिप पर चढ़ना शुरू किया, उन्होंने जो देखा उसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। वो शिप थी मैरी सेलेस्टी। इसके कैप्टन थे बेंजामिन ब्रिग्स। कैप्टन ब्रिग्स मूर हाउस के खुद के दोस्त थे। बस 8 दिन पहले न्यूयॉर्क से जेनोवा इटली के लिए निकले थे। उनके साथी थे उनकी वाइफ सारा, उनकी 2 साल की मासूम बेटी सोफिया और 7 एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स। सब के सब गायब, विदाउट एनी ट्रेस, विदाउट एनी ट्रेल। सोचिए, एक शिप बिल्कुल सही सलामत हालत में है, बिस्तर बिछे हुए हैं, खाना टेबल पर है, 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल का कार्गो अनटच्ड पड़ा है, लेकिन उस शिप पर 10 में से एक भी इंसान जिंदा या मुर्दा कोई नहीं है। ना वो जिंदा मिले और ना वो मुर्दा। आखिर कहाँ गए वो 10 लोग? क्या ये कोई सुपरनेचुरल मिस्ट्री थी या इसके पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जिसे दुनिया ने इग्नोर किया? चलिए दोस्तों, आज हम मैरी सेलेस्टी के अनसॉल्व मिस्ट्री का पर्दाफाश करेंगे। ये हकीकत है या कल्पना, लास्ट तक बने रहिए और आपको ये पता चल ही जाएगा। मैरी सेलेस्टी की पूरी कहानी जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। क्या मैरी सेलेस्टी वाकई में कर्स्ड थी जैसा उसे कहा जाता था? क्योंकि इसका इतिहास पहले दिन से खून से लिखा हुआ था। नोवा स्कोटिया कनाडा में एक शिपयार्ड में बनी थी ये 100 फीट लंबी 25 फीट चौड़ी शिप। उसका नाम रखा गया था अमेज़न। ये बाकी शिप्स के कंपैरिजन में छोटी थी और इसके बारे में ये कहानियां भी बहुत चर्चित थी कि ये शापित है। और यहीं से शुरू होती है मौत की काली दीवार। पहला एक्सीडेंट मैरी सेलेस्टी के साथ हुआ जब वो अपने मेडन वॉयस पर थी और अमेज़न एक फिशिंग इक्विपमेंट से टकरा गई। डैमेज इतना बुरा हुआ कि रिपेयर के लिए शिपयार्ड भेजना पड़ा और जैसे ही वो शिपयार्ड में गई, पूरे के पूरे शिपयार्ड में आग लग गई, तबाह हो गया पूरा शिपयार्ड। लेकिन अमेज़न बच गई, जैसे मौत को चकमा दे दिया उसने। दूसरे एक्सीडेंट की बात करें तो जिस बिजनेसमैन ने अमेज़न को खरीदा वो दिवालिया हो गया, बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया। तीसरा एक्सीडेंट हुआ, एक दूसरी शिप को ठोकर मार दी अमेज़न ने, उसे समुद्र की गहराई में डुबा दिया। और चौथे और सबसे डरावने एक्सीडेंट में अपनी नई जर्नी से पहले अमेज़न के कैप्टन मैकलेलन अचानक से बीमार पड़ गए और वॉयस शुरू होने से पहले ही उनकी मौत हो गई। 1867 में नोवा स्कॉटिया के कोस्ट पर अमेज़न को टूटी फूटी हालत में छोड़ दिया गया, अबेंडन, त्यागी हुई। लोग इसे खरीदने से डर रहे थे और फिर 1868 में एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने इसे खरीदा, पूरी तरह से रिपेयर कराया और दिया इसे एक दूसरा नया नाम, मैरी सेलेस्टी। नाम बदला लेकिन किस्मत नहीं बदल पाई। इस सवाल के साथ मैरी सेलेस्टी के ऑनर्स बदलते गए और शिप चली गई कैप्टन बेंजामिन के हाथों में। वही कैप्टन जो 1872 को क्रू के साथ शिप से गायब हो गए। अब लौट आते हैं 5 दिसंबर 1872 को। कैप्टन मूर हाउस का क्रू मेंबर्स मैरी सेलेस्टी पर चढ़ चुके थे और जो उन्होंने देखा वो उनकी आंखों के सामने पहेली बनकर खड़ा था। सबसे पहली बात, शिप बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी थी जो डिस्टर्ब कर रही थी। जैसे कि शिप के 2 प्रेशर मेजर पंप्स में से एक कंप्लीटली टूटा हुआ था और शिप के नीचे हल में 3.5 से लेके 4 फीट तक का पानी भरा हुआ था। इतना पानी कि शिप डूब सकती थी। फाइंडिंग नंबर 2 थी कि शिप के बैक और फ्रंट हैचेस के कवर गायब थे, खुले हुए थे, जैसे किसी ने जल्दीबाजी में खोला हो। फाइंडिंग नंबर 3 थी कि शिप की छोटी लाइफ बोट गायब थी। यही वो क्लू था जिसने सबका ध्यान खींच लिया। क्या उन्होंने खुद ही शिप को छोड़ दिया? फाइंडिंग नंबर 4 थी कि क्रू के क्वार्टर्स में सब अपनी जगह पर था, उनके कपड़े, उनकी पर्सनल आइटम, सब कुछ, लेकिन कैप्टन ब्रिग के केबिन में चीजें थोड़ी बिखरी हुई थी। फाइंडिंग नंबर 6 थी कि 6 महीने तक चलने के लायक खाना और पानी शिप में मौजूद था। 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल का कार्गो जो फ्यूल, क्लीनिंग एजेंट और सॉल्वेंट का काम करता था वो भी बिल्कुल इंटैक्ट था। और सबसे हॉन्टिंग डिटेल्स, कैप्टन की लॉग बुक में आखिरी एंट्री थी 25 नवंबर सुबह 8 बजे, यानी जब 5 दिसंबर को मैरी सेलेस्टी मिली, कैप्टन ब्रिग और उनके साथी 10 दिन से लापता थे। सोचिए, 10 लोग समुद्र के बीच में बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी खून खराबे के आखिर कहां चले गए? अब ब्रिटिश कोर्ट की इंक्वायरी शुरू हुई और सामने आई पहली थ्योरी,
फर्स्ट थ्योरी उन्होंने प्रेजेंट की एल्कोहल म्यूटिनी की, यानी कि शराबी बगावत। इस थ्योरी के मुताबिक क्रू मेंबर्स ने रात को इंडस्ट्रियल अल्कोहल पी, नशे में चूर हो गए और फिर कैप्टन ब्रिक को और उनके परिवार को मार डाला और उनकी लाइफ बोट लेकर भाग गए। इसके एविडेंस के तौर पर उन्होंने बताया कि शिप के डेक पर कुल्हाड़ी के निशान थे, डार्क स्टेन थे, कैप्टन की तलवार पर खून जैसा कुछ लगा हुआ था। ब्रिटेन की अटॉर्नी जनरल ने भी यही थ्योरी पेश की, लेकिन जब साइंटिफिक टेस्ट हुए थ्योरी कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। वो स्टेन खून के नहीं थे और इंडस्ट्रियल अल्कोहल वो पीने के लायक नहीं थी। उसको पीने से पहले ही इंसान की मौत हो जाती, नशे की तो बात ही दूर है। तो थ्योरी नंबर 1 रिजेक्ट हो गई। थ्योरी नंबर 2 थी सैल्वेज कॉन्स्पिरेसी की। इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के हिसाब से जो भी किसी अबैंडन शिप को रेस्क्यू करता है उसका पूरा प्रोपोर्शनल रिवॉर्ड उसे मिल जाता है। कैप्टन मूर हाउस ने मैरी सेलेस्टी को रेस्क्यू किया और उन्हें 8,000 पाउंड्स का सैल्वेज अवार्ड मिला, जो आज के टाइम के हिसाब से करीब 1 करोड़ रुपए होता है। पर ये रिवॉर्ड बहुत कम था, शिप और कार्गो की टोटल वैल्यू का सिर्फ 1/7 हिस्सा। कोर्ट का मानना था कि कैप्टन मूर हाउस ने अपने दोस्त कैप्टन ब्रिक्स के साथ मिलकर कोई साजिश रची होगी। हो सकता है उन्होंने खुद ही क्रू को खत्म किया हो या फिर ये सब एक ड्रामा हो इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए। लेकिन इस थ्योरी का भी कोई सॉलिड सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने मूर हाउस को पैसे दिए, कम दिए लेकिन दिए, पर उन्हें गिल्टी प्रूफ नहीं कर पाए। ये थ्योरी बनी, सजा नहीं मिली। थ्योरी नंबर 3 थी रिलीजियस फैंटेसिज्म की। ये थ्योरी सबसे डिस्टर्बिंग थी। कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स, कुछ लोगों के मुताबिक वो एक डीपली रिलीजियस आदमी थे। उनकी मेंटल स्टेट डिटोरिएट हो रही थी, उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे थे। थ्योरी ये कहती है कि कैप्टन ब्रिक ने अपने ही रिलीजियस डिल्यूशन में बहकर पहले अपने क्रू मेंबर्स को मारा, फिर अपनी बीवी को, फिर अपनी 2 साल की मासूम बेटी सोफिया को, और फिर खुद भी अपनी जान ले ली, सब कुछ समुद्र में। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई कंक्रीट एविडेंसेस नहीं है, लेकिन लोग इसलिए इसे सीरियस मानते हैं क्योंकि अगर कैप्टन पागल हो गए तो कुछ भी कर सकते थे। थ्योरी अनसेटलिंग थी पर अनप्रूवन रही। थ्योरी नंबर 4 की बात करें तो ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, और अब आती है वो थ्योरी जिसको सबसे ज्यादा क्रेडिबल माना जाता है, जिसे फॉरेंसिक रिसर्चर्स, ओशियनोग्राफर्स और मैरीटाइम एक्सपर्ट सपोर्ट करते हैं। साइंस की थ्योरी। फॉरेंसिक रिसर्चर्स एलिस्टेयर मैकग्रिगर ने मैरी सेलेस्टी का नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट, शिप लॉग्स और ओशियन डाटा का डीप क्रॉस रेफरेंस एनालिसिस किया, और उन्होंने जो कहा वो इस मिस्ट्री का सबसे लॉजिकल आंसर हो सकता है। सुनिए ध्यान से। कैप्टन ब्रिक के नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी थे, गलत रीडिंग दे रहे थे। इस वजह से मैरी सेलेस्टीन अपने इंटेंडेड रूट से 120 माइल ऑफ कोर्स भटक चुकी थी। रॉन्ग पाथ, रॉन्ग डायरेक्शन में चली गई थी, और यही रॉन्ग पाथ उसे ले गया एक भयंकर स्टॉर्म के बीच में। स्टॉर्म इतना वायलेंट था कि शिप के हल में पानी भरने लगा, 3.5 से लेके 4 फीट तक, और जैसे जैसे पानी भरता गया एक और डेंजर क्रिएट हो गई। कार्गो में रखे 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल में से कुछ बैरल्स लीक होने लगे। अल्कोहल फ्यूम्स पूरी शिप में फैलने लगी, हाईली इन्फ्लेमेबल। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे शिप को ब्लास्ट कर सकती थी। अब क्या करते कैप्टन ब्रिक्स? एक तरफ शिप डूबने का खतरा था, दूसरी तरफ ब्लास्ट का खतरा। उन्होंने वही फैसला लिया जो शायद कोई भी कैप्टन लेता, अबेंडन शिप। अपनी बीवी, बेटी और 7 क्रू मेंबर्स के साथ उन्होंने छोटी सी लाइफ बोट में सवारी ले ली। टेम्पररी, बस थोड़ी देर के लिए ही सही, स्टॉर्म के गुजरने का इंतजार करने लगे। पर उन्होंने जो गलती की वो लाइफ बोट को मैरी सेलेस्टी से जोड़ कर रखा था, वो रस्सी ही शायद टूट गई। एक छोटी सी लाइफ बोट खुले समुद्र में एक तूफान के बीच में सुई के बराबर होती है, लेकिन सेलेस्टी हवा के साथ आगे बढ़ती गई, लाइफ बोट पीछे रह गई। कुछ ही घंटों में वो लाइफ बोट पलट गई होगी या तूफान ने निगल लिया होगा उसे। 10 लोग गायब हो गए हमेशा के लिए। पर मैरी सेलेस्टी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सैल्वेज इंक्वायरी के बाद शिप रिलीज हो गई, नए ऑनर्स आए, लेकिन कोई भी उसे सक्सेसफुल ऑपरेट नहीं कर पाए। हर किसी को लॉस हुआ, पर हर किसी ने उसे बेच भी दिया, जैसे वो शिप सच में ही कर्स थी। और फिर 1885 में कैप्टन जॉन पार्कर ने मैरी सेलेस्टीन को खरीदा। उनका प्लान था शिप में $30,000 का फेक कार्गो लोड करवाना, उसे हाइटी के पास ले जाना और फिर जहाज में आग लगा देना इंश्योरेंस मनी के लिए। उन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही किया। मैरी सेलेस्टी जो 1861 में बनी थी, 1885 में हाइटी के कोस्ट के पास जा रही थी। एक इंसान के लालच की भेंट चढ़ गई।
इंश्योरेंस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन में फ्रॉड पकड़ा गया, कैप्टन पार्कर पर केस चला, लेकिन वो और उनके एसोसिएट्स जेल से बच गए। लेकिन शायद मैरी सेलेस्टी का कर्ज अभी जिंदा था। केस खत्म होने के सिर्फ 3 महीने बाद कैप्टन पार्कर गरीबी में मर गए। उनके साथ उनके एक और साथी पागल हो गए और दूसरों ने खुदकुशी कर ली। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंसेस थे या मैरी सेलेस्टीन का श्राप था? तो दोस्तों, ये हकीकत थी या कल्पना? क्या मैरी सेलेस्टी एक भूतिया जहाज थी जहां 10 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए? क्या कैप्टन ब्रिग्स सच में पागल हो गए थे? क्या कैप्टन मूरहाउस ने अपने दोस्त के साथ धोखा किया? या फिर ये एक सिंपल साइंटिफिक ट्रेजेडी थी? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, भटका हुआ कोर्स, भटका हुआ कंपास, एक तूफान, एक टूटी हुई रस्सी और 10 लोगों की जान। मैं जानती हूँ कि इंसान सुपरनेचुरल में बिलीव करना चाहता है। मिस्ट्री, कॉन्स्पिरेसी, कर्स, ये सब सुनने में ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, लेकिन मैरी सेलेस्टीन की कहानी अगर साइंस की नजर से देखिए तो कोई ये भूत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी ट्रेजेडी की कहानी है जहाँ कैप्टन ने अपनी जान बचाने का जो फैसला किया, वो फैसला सबकी जान ले गया। और यही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। कभी कभी सबसे कॉम्प्लेक्स मिस्ट्रीज का जवाब सबसे सिंपल होता है। अब आप सोचिए, आपकी राय क्या है? क्या मैरी सेलेस्टी एक सुपरनैचुरल कर्स था या एक साइंटिफिक ट्रेजेडी थी? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हिस्ट्री प्लस मिस्ट्री को। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि अगला अनसॉल्व्ड मिस्ट्री आप मिस ना कर सकें। हिस्ट्री वही है पर मिस्ट्री हमेशा जिंदा रहेगी।